Good morning, everyone. Today, our topic is conjunction. जैसा कि कंजक्शन में मैंने बताया था कि कंजक्शन टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में और इनका करेक्ट यूज बता चुका हूँ। और आज हम लोगों को जो कंजक्शन का सेकंड टाइप होता है, सेकंड प्रकार का, दूसरे प्रकार का जो कंजक्शन होता है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसे हम लोग हिंदी में अनाश्रित संयोजक भी कह सकते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ये 4 टाइप्स का होता है। और कंजक्शन के पार्ट 1 में मैं उन 4 टाइप्स का एक एक करके जो है लिस्ट बनवा दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ओरली मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ये 4 प्रकार का होता है। जैसे पहला कुमुलेटिव कंजक्शन, और सेकंड जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन, थर्ड अल्टरनेटिव कंजक्शन एंड फोर्थ इलेटिव कंजक्शंस। एक 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। और यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हर प्रकार के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कंजक्शन का यूज सीखने जा रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले लिखा गया है कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं समान पदीय संयोजक। इस समान पदों वाले वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया है समान पदीय संयोजक, और इन इंग्लिश कुमुलेटिव कंजक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को एंड दिखता है। एंड मीन्स आप लोगों को पता है और होता है। अगर इस एंड से दो कर्ता जुड़ता है या दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो पूरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जैसे अभी कहा जाए कि राम एंड श्याम हैज कम। इस सेंटेंस को अगर करेक्ट करने की बात किया जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट, एक राम और एक श्याम, ये दोनों एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। तो एंड से जुड़ने वाले अगर 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं तो पूरे के पूरे प्लूरल माने जाते हैं, बहुवचन माने जाते हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम एक वर्ग के पहले है, इसको कर्ता की निगाह से भी हम लोग देखते हैं। तो अगर कर्ता की निगाह से देख रहे हैं तो एक पूरा अपना सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन कर्ता होने पर बहुवचन की वर्ब आती है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर जो हैज है ये सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, तो हैज का प्लूरल होता है हैव। तो इसका करेक्ट बन जाएगा राम एंड श्याम हैव कम। तो एंड 2 शब्दों को जोड़ता है, कभी कभी कर्ता के जगह पर बैठे हुए शब्दों को जोड़ता है, कभी कभी कर्म के जगह पर, तो कभी कभी कॉम्प्लीमेंट के जगह पर। तो ध्यान ये देना है, इसका मतलब होता है और। जैसे भी कहा जाए कि मैंने मोहन और सोहन को देखा, तो आई शा मोहन एंड सोहन, ठीक। और इसी के बाद हम लोग एज वेल एज के बारे में जानेंगे। तो एज वेल एज क्या है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब कोऑर्डिनेटिंग में कुमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आता है
और कुमुलेटिव कंजक्शन जो होता है ये हमेशा ऐसे वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है जिनमें न तो विरोधात्मक भाव हो, न तो विकल्प जान पड़ रहा हो, न तो कारण या परिणाम जान पड़ रहा हो। ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य एक कुमुलेटिव कंजक्शन करता है। तो इसी के बाद एज वेल एज आता है। एज वेल एज, एज वेल एज का भी मतलब होता है और भी, या कहीं कहीं लिखा रहता है के साथ ही, के साथ ही। तो एज वेल एज मीन्स और भी या के साथ ही। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एंड के जगह पर एज वेल एज का यूज हुआ मिलता है। जैसे कहा जाए कि मैंने मोहन को देखा और शोभन को भी, तो इसका ट्रांसलेशन बन जाता आयशा मोहन एज वेल एज शोभन। या मैंने मोहन को देखा और साथ ही साथ में सोहन को देखा, तो आयशा मोहन एज वेल एज सोहन, या आयशा मोहन एंड सोहन। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंड के स्थान पर एज वेल एज भी आ सकता है, बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, फर्क है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो पूरा सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं तब हम लोगों को जो एज वेल एज के ठीक पहले आया हुआ सब्जेक्ट होता है उसे देखना पड़ता है। वो अगर सिंगुलर रहता है तो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, वो अगर प्लूरल रहता है तो पूरा सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में आता है तो यहाँ पर लोग जो है करेक्ट इनकरेक्ट नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ही एज वेल एज यू हैव डन इट, इस तरह का क्वेश्चन आ गया और हम लोगों से कहा जाने लगा कि वेयर इज एरर इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में एरर कहां पर है, फाइंड आउट एरर। तो देख रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब के पहले जितने भी शब्द होते हैं सब अपने सब्जेक्ट कहलाते हैं। ही एज वेल एज यू एक पूरा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की स्थिति क्या है हम लोग देख ही रहे हैं। ए एज वेल एज नाम के कंजक्शन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो सोचेंगे कि एज वेल एज मीन्स भी होता है, वही एंड का भाव देता है। तो जैसे एंड से जो सब्जेक्ट जुड़ा रहता है पूरा सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, ये तो सही होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नोट करने लायक की बात है कि जब भी कभी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है अर्थात ही यहाँ पर है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी और इसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोनाउन भी आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एज वेल एज से ठीक पहले ही आया है जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट होगा ही एज वेल एज यू हैव के जगह पर हैज हो जाएगा, हैज डन इट, तब आप लोगों का सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। तो इस रूल को अपने माइंड में रखना कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होंगे, और भी इसके पीछे रूल है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, लाइक से जुड़े हों, विथ से जुड़े हों, एलॉन्ग विद से जुड़े हों,
या टुगेदर से जुड़े हो, तब फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस में वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल आएगा। इस रूल को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए, और क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और यहीं पर अक्सर लोग गच्चा खाते हैं, ठीक ना। तो एज वेल एज के बाद हम लोगों को मिल रहा है बोथ डॉट डॉट एंड, या नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। तो बोथ डॉट डॉट एंड, तो बोथ मीन्स तो होता है दोनों, एंड मीन्स और, बोथ मीन्स दोनों और एंड मीन्स और, ठीक। और इसमें क्या ध्यान देना है कि सेंटेंस में जो शब्द अलग अलग हैं उन्हीं उन्हीं के पहले आएंगे। और दूसरी बात, अगर कहीं पर आपको आगे बोथ मिलता है तो 4 कदम चलने के बाद एंड जरूर मिलना चाहिए। और क्वेश्चन बनाया कैसे गया रहता है कि बोथ मिलता है, बोथ के आगे कहीं बट लिख दिए रहते हैं, कहीं एट लिख दिए रहते हैं। कहने का मतलब है कोई अन्य कंजक्शन लिख दिए रहते हैं एंड को छोड़कर। तो हम लोगों को तुरंत पकड़ लेना होगा कि बोथ डॉट डॉट एंड का भगवान ने बनाया है जोड़ा। अगर हमको गेट पर बोथ मिल रहा है तो निश्चित रूप से समझना कि घर के अंदर एंड मिलना चाहिए। कहने का मतलब बोथ और एंड इन दोनों का जोड़ा है। ये दोनों साथ, मतलब भले कुछ दूर पर हो लेकिन आएंगे तो यही दोनों आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे है आयशा द ताश, आयशा बोथ द ताश बट द रेड फोर्ट। तो इसका मतलब है कि मैंने दोनों ताजमहल और लाल किले को देखा, लेकिन क्या है कि यहां पर बोथ है, 4 कदम आगे चलने के बाद बट है। इसका मीनिंग है कि मैंने दोनों ताजमहल लेकिन लाल किला भी देखा। तो अगर बोथ है तो बोथ के बाद बट नहीं आना चाहिए, बोथ के बाद में हमेशा एंड लगता है। तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि इस जगह पर बट ना होकर के एंड का यूज होगा। तो इसका करेक्ट बनेगा आयशा बोथ द ताज एंड द रेड फोर्ट। और कभी कभी क्या करते हैं, ये जो बोथ है इसको शुरू में लिख देंगे, बोथ आयशा द ताज एंड द रेड फोर्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस में 2 चीजें अलग अलग हैं, एक ताज और एक जो है रेड फोर्ट। तो जिसको जोड़ा जा रहा है उसी के ठीक पहले कंजक्शन होना चाहिए। तो बोथ यहां से हटा करके हम लोग ताज के ठीक पहले कर देंगे तो अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और क्युमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आने वाला जो लास्ट कंजक्शन है हम लोगों का वो है नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। तो नॉट ओनली मीन्स होता है केवल नहीं, केवल नहीं, और बट आल्सो मीन्स होता है बल्कि भी, बल्कि भी। नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो मीन्स केवल नहीं बल्कि भी। और एक चीज ध्यान देना, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बोथ डॉट डॉट एंड को बताया कि बोथ अगर है तो आगे चल करके एंड जरूर होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर नॉट ओनली कहीं बीच में सेंटेंस में मिलता है तो 4 कदम आगे बढ़ने के बाद बट आल्सो जरूर मिलना चाहिए। और क्वेश्चन कैसे मिलता है एग्जाम में कि
नॉट ओनली आगे रहेगा, उसके बाद 4 कदम करने के बाद बट लिख दिए रहेंगे, आल्सो को गायब कर दिए रहेंगे, या आल्सो लिख दिए रहेंगे बट को गायब कर दिए रहेंगे। तो हम लोगों को ये रटा होना चाहिए कि नॉट ओनली अगर है तो और आगे चलने के बाद बट आल्सो जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आवर सेंटेंस इज इनकरेक्ट, अन्यथा अपना सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस चीज को ध्यान देना जो है कि नॉट ओनली है तो आगे बट आल्सो होना चाहिए। और कभी कभी क्या करते हैं कि बट आल्सो की जगह पर कोई दूसरा कंजक्शन यूज करके पूछ लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस चीज को भी पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, आयशा नॉट ओनली मोहन बट सोहन, मैंने सिर्फ मोहन को ही नहीं बल्कि सोहन को देखा। तो देखो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट करने को कहा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि नॉट ओनली अगर है तो आगे बट आल्सो होना चाहिए, और आया क्या है, सिर्फ बट आया है, बट के बाद आल्सो बढ़ा देना पड़ेगा, तो सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। आल्सो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का जोड़ा होता है। अब जिसका जोड़ा बन गया है, ठीक ना, उस जोड़े को अगर अलग किया जाएगा तो शब्द अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक ना। भगवान ने जिसका जोड़ा बना दिया उस जोड़े को अलग करने से बगवाले तो होगा। तो इसलिए नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो का जोड़ा है, इस जोड़े में अगर तनी से कमी कहीं पर है तो उसे पूरा कर देने से ही अपना सेंटेंस जो है करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पहला प्रकार होता है जिसे क्युमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, इसके अंतर्गत एंड आता है, एज वेल एज आता है, बोथ डॉट डॉट एंड आता है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो आता है। एक चीज और ध्यान देना है, इस समय हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का स्टडी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर जिस वाक्य में मिलता है वो वाक्य कंपाउंड कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कभी कभी हम लोगों को 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को दे दिया जाता है और कहा जाता है जोड़ करके कंपाउंड बनाओ, तो इन कंजंक्शनों का अगर ज्ञान रहेगा तो हम लोग उनको जोड़कर कंपाउंड बना देंगे, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है तो कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है तो सेंटेंस जो बनता है वो कंपाउंड कहलाता है। कंजंक्शन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम लोगों को अच्छे तरीके से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का अध्ययन करना होगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी कभी तो जो है जोड़ने को कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, कंपाउंड बनाओ। जब कंजंक्शन का ज्ञान रहेगा तभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पाएंगे। या कभी कभी जो है कहा जाता है कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड में बदल दो, या कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स में बदल दो। जब हमको दोनों प्रकार के कंजंक्शनों का ज्ञान रहेगा तभी कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदल पाएंगे, ठीक ना। कभी करेक्ट इनकरेक्ट के बारे में आ जाता है, जब कंजंक्शन को हम लोग देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी हम लोग करेक्ट इनकरेक्ट भी कर पाएंगे। और इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एग्जाम में आता है, यहाँ तक इंटरमीडिएट से लेकर के कंपटीशन का कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर कंजंक्शन से एक क्वेश्चन न मिलता हो। इसलिए आप लोग कंजंक्शन अच्छे से एक बार रट डालो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की अलग लिस्ट बना डालो, कोऑर्डिनेटिंग की अलग बना डालो, कम से कम अलग अलग पहचान तो सको, देखने के बाद जान तो सको कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको। और देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो सेकंड टाइप है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का मतलब होता है विरोधात्मक संयोजक। अब इसके अंतर्गत हम लोगों को बट मिलता है, एट मिलता है,
स्टिल मिलता है, हाउएवर आता है इसी में, व्हाइल, व्हेयरएज, नेवरदलेस। ये इतने कंजक्शंस हम लोगों को एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत मिलते हैं। तो बट मीन्स तो होता है लेकिन, और इट, स्टिल और हाउएवर, इन तीनों का मतलब होता है फिर भी, और व्हाइल और व्हेयरएज और नेवरदलेस मीन्स होता है जबकि। तो कुल मिला करके जो एडवर्सेटिव कंजक्शंस हैं इनका यूज तब किया जाता है जब विरोधात्मक भाव वाले वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड बनाने को कहा गया होता है। या दोनों क्लासेस को पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद अगर समझ में आता है कि इनमें विरोधात्मक भाव है, एक में जो कहा गया उसका उल्टा दूसरे में हुआ है, तब ऐसे वाक्यों को एडवर्सेटिव कंजक्शन में से किसी से भी जोड़ा जा सकता है। ये जितने हैं सबके सब विरोधात्मक भाव वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कहा जाए वह कठिन परिश्रम किया लेकिन वो फेल हो गया, या बोल दिया जाए वह कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गया, या बोल दिया जाए उसने कठिन परिश्रम किया जबकि वो फेल हो गया, या वह फेल हो गया जबकि वो कठिन परिश्रम किया। तो देखो, एक में कठिन परिश्रम किया तो आदमी को पास होना था, लेकिन रिजल्ट कैसा निकला? नकारात्मक निकला, फेल हो गया। तो इसका मतलब विरोधात्मक भाव वाले वाक्य हैं। तो जो बट, एट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, इन सबको उन्हीं विरोधात्मक भाव वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए आएगा। और एग्जाम में इस तरह का आएगा कि जैसे ही वर्कड हार्ड एंड फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया और फेल हो गया। तो यहां पर देखो, पहले में कहा गया कठिन परिश्रम किया, दूसरे में कहा गया फेल हो गया। इन दोनों में कंट्रास्ट है, विरोधात्मक भाव है। तो इसीलिए यहाँ पे एंड ना करके बट का यूज हो जाना चाहिए, या एट का यूज हो जाना चाहिए, या व्हाइल का यूज हो जाना चाहिए, तब सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इसका होगा कि वर्क हार्ड बट फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। तो आप लोगों के समझ में एडवर्सेटिव कंजक्शंस भी आ गए होंगे, इनको उतार लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, इनकी मीनिंग जरूर जानते रहिएगा। और जब भी कहा जाएगा कि करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, कंबाइन करने के लिए आ सकता है, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए मिल सकता है। तो इसी के बाद हम लोगों का जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का तीसरा टाइप है वो है अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शंस के अंतर्गत आइदर आर, आइदर डॉट डॉट और नाइदर नॉर, और एल्स, अदरवाइज, यही सब आता है। इसे हम लोग ईदर आर, नीदर नार भी कभी कभी पढ़ते हैं, ठीक ना। आइदर आर, नाइदर नार और एल्स अदरवाइज, ये आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत। अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक संयोजक। जैसे जहां पर वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात हो कि इनमें विकल्प का भाव है। जैसे कहा जाए डू और डाई, करो या मरो, मतलब दो में से एक, करो या मरो। या कहा जाए कि आइदर सिट और गो अवे, विकल्प समझ में आ रहा है, दो ऑप्शन है, एक बैठने का, एक जाने का,
कहा जा रहा आइदर सिट और गो अवे, या तो बैठो या जाओ ना। या कभी कभी नकारात्मक होता है, ही नाइदर केम नॉर सेंट अ मैसेज, वो ना तो आया ना कोई संदेशा भेजा। तो कहने का मतलब उसके सामने दो ऑप्शन था, एक आने का, एक संदेश भेजने का, और ना आया ही और ना तो संदेश ही भेजा। कोई विकल्प नहीं उसने किया, छोड़ दिया विकल्प वाला क्वेश्चन ही करने को। तो इसका और अदरवाइज और एल्स और मतलब अन्यथा के भाव में आता है। जैसे कहा जाए कि कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, या कह सकते हो वर्क हार्ड और यू विल फेल, या कह सकते हो कि वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। तो अन्यथा के अर्थ में और एल्स अदरवाइज में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा के अर्थ में ज्यादातर फेमस अदरवाइज है। तो आइदर आर, इसकी मीनिंग जान लो। आइदर मीन्स या तो, और मीन्स या, नाइदर मीन्स ना तो, नॉर मीन्स ना, और मीन्स या अन्यथा के अर्थ में भी आर का यूज आप लोग कर सकते हो बोलचाल में लिखने में। एल्स मीन्स भी यहां पर अन्यथा ही होगा, अदरवाइज मीन्स अन्यथा ही होगा। ठीक, अब इसमें क्या जानना, सबसे पहले हम लोग आइदर डॉट डॉट और का यूज जानेंगे। आइदर मीन्स या तो, और मीन्स या। अब इसमें करेक्ट इनकरेक्ट में क्या करते हैं देखना। जैसे कहा जाए कि आइदर सिट नॉर गो अवे, तो अगर कहीं पर हम लोगों को आइदर मिल रहा है तो आइदर का जोड़ीदार होता है और, न कि नॉर। एग्जाम में जो है आइदर आगे देंगे, अगवा चल के नॉर दे देंगे। तो हम लोगों को पता है कि आइदर नॉर नहीं होता है, आइदर आर होता है। तुरंत इस नॉर को और बना देंगे तो हो जाएगा आइदर सिट आर गो अवे, तो सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नाइदर नार में भी देखने को मिलता है, जैसे है सी नाइदर केम और सेंट अ मैसेज, सेंट अ मैसेज। इसका मतलब है वो ना तो आई ना कोई संदेशा भेजी। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर नाइदर है, तो 4 कदम आगे बढ़ने के बाद हमको मिलना चाहिए नॉट, लेकिन मिल रहा है और, यही दुख की बात है। ठीक, क्योंकि नाइदर डॉट डॉट नॉर होता है, न कि नाइदर डॉट डॉट और होता है। यहां पर लिखा भी गया है नाइदर डॉट डॉट नॉर, तो इसलिए नाइदर के बाद हम लोगों को और नहीं मिलना चाहिए, नॉर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर लिख देंगे तो सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। और एल्स या अदरवाइज कब आता है, ठीक ना। जैसे जो विकल्प एक्सप्रेस करने वाला क्लॉज होता है, अगर वो नकारात्मक भाव रखा है तब और एल्स या अदरवाइज आता है। जैसे कहा जाए कठिन परिश्रम करो, अब आगे सीधा सीधा ना बोला नहीं गया रहेगा कि तुम पास हो जाओगे, उल्टा बोला गया तुम फेल हो जाओगे। ठीक ना, मतलब बात तो की गई, विकल्प है कि कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो गया अन्यथा फेल, विकल्प 2 इसमें भी जान पड़ा है। लेकिन जो सेकंड वाला क्लास है वो नकारात्मक भाव प्रकट कर रहा है, निगेटिव भाव वाला है। कठिन परिश्रम करो, फिर कहा गया फेल हो जाओगे ना, फिर कहा गया जल्दी करो, फिर आगे कहा रहे ट्रेन छोड़ दोगे, नहीं कि ट्रेन पकड़ लोगे, उल्टा बोला गया रहेगा। तो जहां पे उल्टा बात किया गया रहे
वहाँ पर जान लो अदरवाइज एल से आर आएगा। तो ट्रांसलेशन में भी होता है कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज लगा के लोग बोलते हैं। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, तो अदरवाइज या और यू विल मिस द ट्रेन एल्स यू विल मिस द ट्रेन, इस तरह से होता है। तो अदरवाइज हिंदी निकाल करके हम लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से करेक्ट, इसीलिए जितने भी कंजक्शन है सबकी हमने हिंदी नोट कर दिया है और इनकी हिंदी जरूर जानते रहिए। हिंदी जानते रहोगे तो करेक्ट इनकरेक्ट आसानी से आ जाएगा। और इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो लास्ट प्रकार का कंजक्शन है वो है चौथे प्रकार का, क्योंकि 4 ही प्रकार का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। वो चौथे प्रकार का कंजक्शन है जिसका नाम है इलेक्टिव कंजक्शन। इलेक्टिव कंजक्शंस, इलेक्टिव कंजक्शंस के अंतर्गत शो या देयरफॉर, यही दो मान करके चलो, यही दो कंजक्शन आते हैं। तो शो मीन्स आता है या इसलिए होता है, देयरफॉर मीन्स इसीलिए होता है। और दोनों में थोड़ा सा फर्क है, जैसे नॉर्मली तौर से कोई बात किया जाए तो शो का यूज और थोड़ा जोरदार तरीके से बात किया जाता है तो देयरफॉर का यूज करते हैं। जैसे एप्लीकेशन वगैरह देखो ज्यादातर लोग देयरफॉर की मतलब स्कूल नहीं आना है जोरदार तरीके से बोलते हैं, मैं इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, ठीक ना, मतलब बड़ी मजबूरी में बड़ी बाध्यता में छुट्टी लेना पड़ रहा है और नहीं देंगे तब जो है छुट्टी ले लूंगा, इसीलिए देयरफॉर का यूज करके एप्लीकेशन लिखा गया होता है, ठीक ना। तो ये कब आएगा? इलेक्टिव का मतलब होता है परिणाम सूचक संयोजक, हिंदी में इसको कहते हैं परिणाम सूचक संयोजक। इसमें क्या होगा कि दो क्लास जो होंगे जो इन कंजक्शनों से जुड़े होते हैं उनमें अगर देखोगे तो एक में कारण होगा एक में अनुकूल परिणाम होगा। तो कारण और अनुकूल परिणाम वाले वाक्यों को शो या देयरफॉर से जोड़ते हैं। जैसे सेंटेंस रहेगा ही वर्कड हार्ड एंड ही पास, उसने कठिन परिश्रम किया और वो पास हो गया। अब देखो एक में कठिन परिश्रम किया और दूसरे में पास हुआ, एक कारण है मतलब पास होने के पीछे कारण क्या था? कठिन परिश्रम, या कठिन परिश्रम किया परिणाम क्या रहा? पास हुआ। परिणाम कैसा है? अनुकूल परिणाम है। अगर उल्टा परिणाम निकला होता तब बट लगता, ठीक ना, लेकिन उल्टा परिणाम नहीं है, एक में कारण है एक में अनुकूल परिणाम है। तो जब कहीं पर इस तरह का सेंटेंस दिखे कि एक में कारण हो और दूसरे में उस कारण का अनुकूल परिणाम हो, तब ऐसे वाक्यों को ना एंड से जोड़ेंगे ना बट से जोड़ेंगे, या तो सो से जोड़ेंगे या तो देयरफॉर से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सो या देयरफॉर कर देने से अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कंजक्शन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। दो ही प्रकार का कंजक्शन होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग और एक कोऑर्डिनेटिंग। तो आज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में भी मैंने एक कंजक्शन का यूज बता दिया और इसके बाद ग्रामर या लिटरेचर का नेक्स्ट जो है टॉपिक लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। और ग्रामर का स्टडी आप लोग करते रहिए और मेरे चैनल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।